हेलो दोस्तों। घटना चक्र चल रहा था बिहार तथ्य सार, जिसमें हम कंप्लीट किए थे मौर्य वंश तक। इसमें हमने बताया था कि करीब 5-6 वीडियो बनेगी पूरी। इसमें बिहार स्पेशल ट्रेडिशनल भी है और करंट अफेयर, इसमें दोनों चीज़ें कवर हैं। कुल मिला के इस पीडीएफ मतलब इस वीडियो से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 35 प्रश्न तैयार रहेगा। ठीक है, एक वीडियो इसकी कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों ने इसे देखा भी होगा। जो नहीं देखें भैया उसको जाके देख लीजिए, अच्छा खासा फैक्ट है। बिहार पीसीएस जो 67th प्री होने वाला है उसको ध्यान में रख के ही ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो 30-35 प्रश्न आते हैं ना बिहार से संबंधित, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम मौर्य वंश तक देख लिए थे, अशोक सम्राट तक का। आज हम शुरुआत करेंगे शुंग वंश से और उम्मीद करते हैं कि भाई ये इस वाली वीडियो में हम इतिहास पूरा बिहार का कवर हो जाएगा। एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों इतिहास इसी में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो शुंग वंश से शुरुआत करेंगे। मौर्य शासक थे अंतिम, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या करके उनका सेनापति था पुष्यमित्र। इसने 184 बीसी में शुंग वंश की नींव रखी, मतलब मगध पर शासन स्थापित हुआ शुंग वंश का। ठीक है, इसकी कुछ उपाधियां रही हैं। इसने सेनानी जैसी उपाधि धारण की, यवन आक्रमण को इसने विफल किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, याद रखना। इसके पुरोहित का नाम था पतंजलि। ठीक है, उसके बाद इसका पुत्र एक होता है अग्निमित्र। कालिदास की एक किताब है मालविका अग्निमित्रम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इसी से संबंधित है। अग्निमित्र और मालविका दोनों की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में। ठीक है, तो अग्निमित्र है, इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर आधारित है कालिदास की जो किताब है मालविका अग्निमित्रम। प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। देवभूति जो था इस वंश का अंतिम शासक हुआ, शुंग वंश का। फिर कड़वा वंश आएगा। देवभूति के मंत्री थे वसुमित्र, जिन्होंने देवभूति की हत्या कर दी और कड़व वंश की नींव डाली। सुशर्मा हुआ फिर अंतिम शासक, कड़व वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा, जिसकी, ठीक है। अब आएगा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश कनिष्क था, सबसे प्रसिद्ध शासक है कुषाण वंश का। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित करके अश्वमेध को, अश्वघोष को अपने साथ ले गया और कुषाणकालीन नागार्जुन, नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद थे, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार किया था नागार्जुन ने। ध्यान रखना भैया, कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा है। ठीक है, अब आएगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त। गुप्त वंश देखिए, इसका वंश का, इस वंश का संस्थापक जो कि कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो श्रीगुप्त है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना। इसी वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रहे हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ के बारे में आप जानते होंगे, ये उन्हीं से संबंधित है। विष्णुपद पर्वत पे विष्णुध्वज की स्थापना करवाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ही। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, कुमारगुप्त का विलसड अभिलेख है। और एक चीज़ और याद रखना है कि कुमारगुप्त के समय में ही सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं, 18 अभिलेख करीब मिलते हैं कुमारगुप्त के समय में। और याद रखना जो विलसड अभिलेख है ना, इसमें कुमारगुप्त तक के गुप्त शासन की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, ये भी चीज़ एक फैक्ट है। स्कंदगुप्त का भीतरे स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का पहला शासक हुआ श्रीगुप्त। इसकी उपाधि रही महाराज, उत्तराधिकारी रहा घटोत्कच। ठीक है,
चंद्रगुप्त प्रथम इसका पहला शासक था जो जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अपना राज्याभिषेक मतलब 319 ईसा पूर्व में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और इसके आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। ये भी ध्यान रखना। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। आता है समुद्रगुप्त का समय। तो समुद्रगुप्त कौन है भाई? अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छेता आदि जैसी उपाधियां इसने धारण की। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन का, इसकी विजय पताका इतनी लंबी चौड़ी रही ना, इसलिए इसको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को इसने विजित किया था, याद रखना भाई। फिर दक्षिण पथ के अभियान में गया तो यहाँ पे 12 राजाओं। उत्तर पथ का अभियान जब चलाया तो 9 राजाओं को जीता, दक्षिण पथ का अभियान चलाया तो 12 राजाओं को जीता। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह थी। ठीक है। अशोक की इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, उसमें संधि विग्रहरिक और राजकवि हरिशेन ने इसको लिखा है। फिलहाल ध्यान रखना प्रयाग प्रशस्ति को। अब आते हैं रामगुप्त। इनकी ऐतिहासिकता थोड़ी सी संदिग्ध है। फिलहाल हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चलते हैं। तो इसमें देवराज, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्या क्या कहा गया है? देवराज कहा गया है, देवगुप्त कहा गया, देवश्री कहा गया, विक्रमादित्य परम भागवत भी कहा गया है। ये सारी उपाधियाँ इसकी रही भाई। इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा, ध्रुव देवी और कुबेर नागा से शादी की थी। दिल्ली के मेहरौली स्तंभ लौ स्थित लौ स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन मिलता है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। ठीक है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है। इसकी पुत्री का नाम है प्रभावती। प्रभावती का विवाह हुआ किससे? रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि वाकाटक शासक है। चीनी यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी और लगभग 14 साल तक भारत रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न भी थे। 9 रत्न में कौन कौन से थे भाई? थोड़ा नाम याद रखना, जैसे कि पूछा गया है कई बार और इंटरव्यू में भी वो कई बार ऐसा इतिहास अगर ऑप्शन रहा है तो पूछ लिया जाता है नॉर्मल तौर पे। तो कौन कौन है? कालिदास भैया धन्वंतरी हैं। कालिदास कौन है? नाटककार हैं। धन्वंतरी हैं। इसमें छपड़क हैं। अमर सिंह कोशकार हैं। इसमें शंकु हैं। ठीक है। बेताल भट्ट हैं। बेताल भट्ट जो जादूगर टाइप हैं। ठीक है। घटकर पर हैं। बाराहमीर जो खगोलज्ञ हैं। वरुरुचि भी इस जैसे विद्वान शामिल थे। ठीक है। फिर आते कुमारगुप्त प्रथम के पास। तो कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, वत्स भट्टी ने लिखी है। तो याद हो, ये भी हो गया कि किसने मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ये अभिलेख की रचना की थी वत्स भट्टी ने। से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से यह मिलता है, यह पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए स्कंदगुप्त देखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने म्लेच्छ मतलब हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक भैया। चलिए आगे चलिए। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित हुई थी उसका पुनरुद्धार करवाया। कहोम अभिलेख है भैया, कहोम अभिलेख का से कबूतर। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि जो रही ना वो शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भी भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध अगर देखेंगे जैसे गुप्तोत्तर काल, तो इसमें चीनी यात्री सुंगयुन ने 515-520 में कई बार प्रश्न पूछा गया कब आया था, कौन सा समय था? तो 515 से 520 सुंगयुन का समय है। ठीक है। भारत की यात्रा की थी। ओके। ह्वेनसांग 629 से 645 तक मतलब 16 साल तक भारत में रहा था। ये ह्वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य, मगध शासक हैं नरसिंह गुप्त बालादित्य और
ने मिहिरकुल, मिहिरकुल कौन है? हूण आक्रमणकारी है, हूण नेता है, इसको पराजित किया था। किसने? वंशांग बताता है कि बालादित्य जो कि नरसिंह गुप्त है। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त हुआ, कुमारगुप्त, ये बुद्धगुप्त हुए, नरसिंह गुप्त हुए, बालादित्य जिनका नाम है, वैन्यगुप्त हैं, कुमारगुप्त तृतीय हैं, इन सब ने शासन किया था। लेकिन याद रखना विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया और यहाँ से शुरुआत होती है पाल वंश की। पाल वंश में बात करेंगे, संस्थापक था गोपाल भैया, 750 से 770 के बीच में रहा है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर, याद रखना भैया कहाँ पे है? हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। अगला शासक है धर्मपाल। धर्मपाल का समय है 770 से 810 के बीच में। इसी समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा है, त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि धर्मपाल के समय पे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है और प्रतिहार नरेश है वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। ठीक है, तो राष्ट्रकूट नरेश है ध्रुव, इसके यही फिलहाल यही था जिम्मेदार त्रिपक्षीय संघर्ष का खास करके। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। धर्मपाल के समय ही क्या हुआ? प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का, जो कि पुत्र है। इसने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने, ध्यान रखना, और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतीचक गांव में है। भागलपुर शहर। सोमपुरा महाविहार है, बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है। का निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में क्या कहा गया है? धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया भाई। गुजराती कवि सोड्ढल हैं, इन्होंने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा। किसको? धर्मपाल को। तो धर्मपाल ने कि अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है और गुजराती कवि सोड्ढल हैं, इन्होंने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। ठीक है, अब आते हैं देवपाल की तरफ। तो देवपाल के बारे में बात करें तो इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। देवपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाई। याद रखना, इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी जो शासक थे बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि जावा सुमात्रा का जो शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान किसने किया था? तो वो था देवपाल। महिपाल आता है। महिपाल प्रथम है, इसने पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय इसे दिया जाता भैया। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था, जो गंगईकोंड चोलपुरम जैसी उपाधियां धारण की थी उसने। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भी भेजा था। फिर आते हैं रामपाल। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसी के समय कैवर्त विद्रोह भी हुआ। कैवर्त विद्रोह पूछा जाए किसके समय में हुआ था? तो रामपाल के समय में हुआ भाई, याद रखना। फिर आता कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की बात करें, इसका संस्थापक है नान्यदेव, इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र होता नरसिंहदेव। नरसिंहदेव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया और नालंदा, विक्रमशिला को ध्वस्त किया? तो आपको ये पता हो गया कि भाई उस समय नरसिंहदेव कर्नाट वंश के शासक थे, इनका शासन था। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो बिहार में, अब देखिए मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत तो हो जाती है 700 से, है ना, लेकिन यहाँ पे हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश की बात करेंगे। तो इतनी जल्दी तो बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बाद से पढ़ने शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना, भारत का मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 के मध्य में बिहार बंगाल पर आक्रमण कर विजित कर दिया और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। ठीक है, 1206 में उसकी फिलहाल मृत्यु हो गई थी। तो बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश देखेंगे।
शुरुआत होती है कि बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 के मध्य में बिहार बंगाल पर आक्रमण कर उसको विजित किया और कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। 1206 में फिलहाल उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1225 में इल्तुतमिश ने भी बिहार पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश का याद रखना भाई, क्योंकि बख्तियार खिलजी का तो सब याद रखते हैं। इल्तुतमिश ने मलिक जानी, इसने एक सूबेदार भी बनाया था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी नाम था, पहला सूबेदार था। बिहार पर तुर्कों का भी वर्चस्व 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। याद रखना ये भी बात। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया था। तो बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय किसके समय में हुआ था? उस समय दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था। नाम रखा गया तुगलकपुर। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। ठीक है ना। और लगभग यही ऐसा ही कुछ समय होता है जब जौनपुर में सरकी राजवंश का उदय हो जाता है। ठीक है, तो 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। तो दरिया खान नुहानी को राज्यपाल किसने बनाया? ये भी पता हो गया, सिकंदर लोदी ने बनाया। और मलिक जानी को किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में ब्रह्म लोदी को परास्त किया और इसके बाद दरिया खां के पुत्र थे बहार खां लोहानी ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी। तो स्वतंत्र रियासत की घोषणा बिहार में किसने की थी? तो भैया नाम याद रखना, बहार खां लोहानी ने। ठीक है, समय आता है शेर शाह। इसका जन्म हुआ भैया 1472 में। कुछ विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि 1486 में पैदा हुआ था। बचपन का नाम था फरीद, पिता थे हसन खां जो कि सासाराम के जागीरदार भी थे। शिक्षा इसकी जौनपुर में हुई। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहार खां लोहानी ने फरीद को, वही बहार खां लोहानी है जिसने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उसने अपने एक ही वार से शेर की हत्या कर दी थी, एक शेर की हत्या की थी। ठीक है, मोहम्मद शाह जो कि बहार खां लोहानी नाम था, उसका नाम मोहम्मद शाह भी है, ये भी ध्यान रखना। इसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी थी दुदू बेगम से शेर खां ने विवाह भी कर लिया। ठीक है, दुदू बेगम से ही विवाह किया था जो कि मोहम्मद शाह या बहार खां लोहानी की विधवा थी। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में किसने भाग लिया? शेर शाह ने भाग लिया। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करके हजरत आला की उपाधि धारण की। ये भी कई बार पूछा गया। पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी उसने, तो उसका नाम था शेर शाह सूरी। 1530 में लॉर्ड मलिका नाम है, चुनार के फौजदार थे, ताज खां की विधवा थी, इससे भी विवाह कर लिया तो चुनार का किला मिल गया इसको, जिस पर 1531 में आप सुनेंगे तो हुमायूं ने उस पर घेरा डाल दिया था, जिसके बाद इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। संधि के तहत इसने अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों को हुमायूं की सेना में भेज भी दिया। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, चुनार के फौजदार थे ताज खां, उनकी विधवा थी, नाम था लॉर्ड मलिका, उनसे भी विवाह करके चुनार का किला प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को इसने पराजित किया। 34 में भैया ध्यान रखना, 39 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, शेर शाह की उपाधि धारण की। 40 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ है, हुमायूं को परास्त किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य सूर्यवंश की नींव रखी इसने। एक चीज़ और याद रखना, इसी मतलब कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध के बाद ही हुमायूं सिंध भाग गया था। ठीक है, 1543 में रायसीन विजय कर वहाँ के शासक थे पुनर्मन, उनको विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया इसने, जो शेरशाह पर एक कलंक भी है। तो शेरशाह पर कलंक क्या है? कलंक ये है कि उसने पुनर्मल को विश्वासघात से मरवाया था और भीषण कत्लेआम करवाया था। ठीक है, कहाँ पे? रायसीन विजय कर। ठीक है, 1544 में मारवाड़ इसने विजय की। 45 में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उस समय उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, ये ध्यान रखना है भी। शेरशाह ने
अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया। आरंभ में 47 सरकारें थी, 47 मतलब 47 की बात कर रहे हैं, याद रखना। बंगाल विजय के बाद उसने 16 सरकारों में फिर से विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या हो गई 63। सरकार का प्रशासन करता था सिकदारन करता था, सरकार का प्रशासन देखता था और मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। अब्बास खां सरवानी ने। शेर शाह ने सासाराम में अपना मकबरा बनवाया। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना, अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र हुआ जलाल खां, जिसका नाम है इस्लाम शाह। शासक बनता 1574 से 75 में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था फिलहाल, और वो समय है अकबर का। ठीक है। औरंगजेब ने अजीमुस्तान को बिहार का सूबेदार बनाया और उसने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। अजीमाबाद, ठीक है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार, ये भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। 1701 में फिर औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया। कब? 1701 में। 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। मुर्शीद कुली खां की बात कर रहे हैं। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खान नवाब बना। गिरिया का युद्ध हुआ था तो अलीवर्दी खान नवाब बना। 1740 से 56 तक रहा और ये अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 56 में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, पोता नहीं, नाती था। नाती मतलब बिटिया का, मतलब उनकी पुत्री का पुत्र था। ठीक है। बंगाल का नवाब बनता। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार जाता। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। अब शुरुआत होती हुई है आधुनिक इतिहास की, जो कि बिहार की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं बिहार का। बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश से ही शुरुआत होगी। तो पटना में डचों ने, या कई बार प्रश्न पूछा गया, 1638 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग 1632 के विकल्प को सही मानता है, पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1638 में मानी जाती है। ठीक है। वर्तमान पटना कॉलेज कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी, पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट। ठीक है। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहीं से निर्यात होता था भाई। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल नवाब बनाया गया। 63 में मीर कासिम को फिर हटाया गया, मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1763 का समय है। मीर कासिम को एडम थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित कर दिया। कटवा का युद्ध कब हुआ था याद रखना, 1763 में 19 जुलाई को। इसके बाद गिरिया औधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हो। कौन? मीर कासिम। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो उस समय सेनापति था अंग्रेजों का। ठीक है। ध्यान रखना ये भी बात। बक्सर युद्ध के दौरान 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। किसके साथ? मुगल सम्राट के साथ। ठीक है। याद रखना उस समय 2 संधि हुई है इलाहाबाद में। ठीक है। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। प्रमुख विद्रोह की बात करें, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह। तो श्वेत विद्रोह याद रखना मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने किया था। 1760-61 में नील विद्रोह हुआ था भाई। वहाबी आंदोलन प्रवर्तक थे अब्दुल वहाब। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। फराजी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता रहे हैं। हाजी शरीयतुल्लाह भैया, पटना इसका भी प्रमुख केंद्र रहा है। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भी हुआ था। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में हुआ था। ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में शोरे को इकट्ठा करने, तैयार करने का काम नोनिया ना से नलका
नौनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद शौर्य की इजारेदारी अधिक थी, फलतः नौनिया चोरी और गुप्त रूप से शौर्य का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जुड़े व्यापारियों को अंग्रेजी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जो 1770-1800 के बीच भड़के नौनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब विद्रोह अगर हम देख लें तो 1767 से 77 के बीच में ढाल विद्रोह हुआ। सिंहभूम एरिया रहा है, राजा जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्व करता है। 1769 से 1805 के बीच में चुआर विद्रोह हुआ भैया। इसमें रघुनाथ महतो हैं, श्याम गंजम हैं, मंगल सिंह हैं, दुर्जन सिंह हैं, जगन्नाथ पातर हैं। 1771-72 में चेरो विद्रोह हुआ, पलामू क्षेत्र में हुआ था। चिरंजीत राय हैं और जयनाथ सिंह हैं। 1772 से 82 के बीच में भी हुआ है। इसमें पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में हुआ, जगन्नाथ देव रानी सर्वेश्वरी रही हैं। 1789 से 1832 के बीच में विद्रोह हुआ। तामाड़ का विद्रोह तमाड़ क्षेत्र में हुआ। भोलेनाथ सहाय हैं, विष्णु मानकी 1789 में आए, दुखन मुंडा 1807 में आए और ठाकुर विश्वनाथ सिंह जुड़े 1796 में। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखना, पलामू जो चेरों का विद्रोह हुआ था, उसमें पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए गोपाल राय, ये विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ था? पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने के लिए, और गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया गया था। ठीक है, घोषित किया गया था। 1784 में तिलका विद्रोह हुआ। राजमहल क्षेत्र में तिलका माझी रहे हैं, इन्हें आदि विद्रोही भी कहते हैं। 1820-21 में हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह कोल्हान में हुआ था, पोटो सरदार इसके नेतृत्व करता रहे। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, छोटा नागपुर खास पलामू सिंहभूम में हुआ। सिंगराई मानकी रही, सुरगा मुंडा रहे, बुद्ध भगत बिदराई और मानकी रहे। ठीक है, 1832 से 33 भूमिज विद्रोह हुआ है। बड़ा भूम वीरभूम में गंगा नारायण रहे हैं, अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। ठीक है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल परगना में सिद्धू कानू चांद भैरव, इसे संथाल हूल भी कहते हैं भैया। हूल का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह या बगावत। 1858 से 1895 के बीच में सरदारी लड़ाई चली, छोटा नागपुर क्षेत्र में चली। कोल सरदार रहे, इसे मुल्की मातृभूमि या मिल्की ज़मीन की लड़ाई भी कहते हैं। यह विद्रोह कोलों की ज़मीन को दूसरे लोगों द्वारा हथिया लिए जाने का परिणाम था। 1874-75 की बात करें, खरवार आंदोलन हुआ है और सफ़ा होर आंदोलन भी हुआ है इसी समय में संथाल परगना में, दोनों हुए थे। भगीरथ मांझी रहे नेतृत्व करता खरवार आंदोलन के, और लाल हेम्ब्रम लाल बाबा जो थे वो सफ़ा होर आंदोलन के नेतृत्व करते रहे। मूल चरित्र जनजातीय सुधारवादी था। खरवार संथाल की एक उपजाति होती जो प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना चाहती थी, आरंभ में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। ठीक है, 1899-1900 में मुंडा विद्रोह होता दक्षिण रांची में, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता है। 1914 से 1919 के बीच में ताना भगत आंदोलन हुआ। जतरा भगत, सिद्धू भगत और अन्य लोग रहे। 1931 में हरि बाबा आंदोलन हुआ, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। दुका हो हरि बाबा जो थे इसके नेतृत्व करता थे। बात करेंगे कोल विद्रोह की, तो बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। बिहार का पहला सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था? तो कोल विद्रोह था भाई, ये बात आपको ध्यान में रखनी। इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा। ठीक है, विद्रोह का तात्कालिक कारण सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना और उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार था। दिकुओं द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई, अच्छा इसमें दिकू आया ना, तो दिकू मतलब बाहरी लोग। ठीक है, फिलहाल जो कोल जनजाति के वो थे समर्थन करता थे वो दिकू नहीं थे, जो उनके विद्रोही थे वो दिकू होते थे, ये बात आपको याद रखनी है। तो कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। ठीक है, शीघ्र ही यह विद्रोह एक हिंसक रूप ग्रहण कर समस्त क्षेत्र पर फैल गया। फिर लंबा संघर्ष चलता है, फिर विद्रोह को दबा दिया जाता। कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, अब इस क्षेत्र पर क्या होता है कि शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनियमन रेगुलेशन 13 मतलब 13 लागू होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर, खास पलामू, खड़गड़िया, रामगढ़, कोरुंडा को पूर्व रामगढ़ जिला से अलग कर इन्हें जंगल महाल, ट्रिब्यूटरी महाल के एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई थी, याद रखना भाई। और इस पर प्रतिनियुक्ति प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे। ये वही विल्किंसन हैं
जिन्होंने भैया कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। विल्किंसन ने कोल दमन किया था। और आगे जनसाधारण में किशन साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो किशन साहब किसको कहा जाता, नाम याद रखना भैया, विल्किंसन महोदय को कहा जाता। ठीक है, आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाए, जिसे कहा गया कोल्हन क्षेत्र में 1837 में लागू भी किया गया था। ठीक है, फिर संथाल विद्रोह देखेंगे। इसका मुख्य कारण था जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय के पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना, ये कुछ मुख्य कारण रहे। विद्रोह का उद्देश्य क्या रहा, उद्देश्य भैया दीकों को भगाना था, विदेशी शासन का अंत करना था और अबुआ राज मतलब अपना शासन स्थापित करना था। 30 जून 1855 को भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय ले लिया। ठीक है, इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनों फूलो और झानो। तो सिद्धू कान्हू की बहन कौन थी भैया, फूलो और झानो, इनका नाम मिलता है किसमें, संथाल विद्रोह में। इस विद्रोह का प्रसार हुआ भागलपुर से बर्धमान तक हो गया। बरहित विद्रोही का मुख्य केंद्र बन गया। तो बरहित जो था संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दामिनी कोह में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन मांझी, भैरव मांझी ने और बीरभूम में गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं और सरकारी भवनों को अपना निशाना बनाया। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख बनाया और अत्यधिक बर्बरता से विद्रोहियों का दमन कर दिया गया। पहली बार मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीर पैंती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया। तो पीर पैंती के मैदान में किसको संथालों ने पराजित किया था, तो किया था भैया मेजर बरो को। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय जाता कैप्टन अलेक्जेंडर को और इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद भैरव भी मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहित में फांसी दे दी गई। तो सिद्धू को फांसी कहाँ दी गई, तो बरहित में दी गई। एक चीज़ और याद रखना, ये आपको क्या बोलते हैं, चांद भैरव की बात करें और कान्हू की बात करें तो ये इनको फांसी नहीं हुई थी। ठीक है, ये मारे गए थे। ठीक है, लेकिन सिद्धू को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और सुधार कर दिए। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल, ये 4 जिले। तो दुमका, तो भैया देखो ध्यान रखना, संथाल परगना में दुमका है, देवघर है, गोड्डा है और राजमहल, ये 4 जिले उसमें शामिल किए गए थे। साथ ही 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार फिर से बहाल कर दिए गए। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है, ये चीज़ें हमको याद रखनी है। भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून बना, जिसे बोलते हैं यूल नियम। तो यूल नियम कब बना, 1856 में बना, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दे दी गई। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की पहली जनक्रांति माना। किसने, कार्ल मार्क्स ने माना था, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफा होर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस कब मनाया जाता, तो 30 जून को मनाया जाता। भैया कौन मनाती, झारखंड सरकार बनाती है। मुंडा विद्रोह की बात करें, बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए इसे उलगुलाने महान हलचल कहते हैं। 1899 और 1900 में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। चूँकि यह विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था, इसे मुंडा विद्रोह का। यह विद्रोह जो था सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी भूस्वामित्व व्यवस्था में परिवर्तन के कारण गठित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष बिरसा के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बिरसा का मुंडा का जो जन्म हुआ ना 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। वर्तमान खूंटी में हुआ, जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। खूंटी जिला है, उलीहातू गांव है, आज का झारखंड है रांची। ठीक है, बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम था जयपाल। बिरसा के धार्मिक गुरु बने आनंद पांडे, जो एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। तो इनके गुरु का भी नाम याद रखना है। और शिक्षक का नाम, आरंभिक शिक्षक कौन थे, तो जयपाल थे भाई, और गुरु थे इनके आनंद पांडे, धार्मिक गुरु थे, वो वैष्णव
धर्मावलंबी थे। बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1886 में जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित बाई बासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा का दाखिला दाऊद नाम से हुआ था। दाऊद नाम से आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया और आनंद पांडे के संपर्क में आए। उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। फिर बिरसा ने मुंडा वैष्णव ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया, जिसे लोगों ने नाम दिया बिरसा धर्म, और इनके अनुयायी बिरसाइत कहलाते थे। बिरसा धर्म के अनुयायी क्या कौन थे? बिरसाइत थे। उन्होंने लोगों को, तो याद रखना बिरसाइत कौन थे भैया? तो बिरसा धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीति, अंधविश्वासों को त्यागने, सबसे बढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने केवल सिंगा बोंगा की पूजा करने पर बल दिया। सिंगा बोंगा नाम याद रखना। 1895 में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना और 2 साल के कारावास की सजा दी गई, परंतु 2 वर्षों के बाद 30 नवंबर 1857 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियारबंद करना प्रारंभ किया। 25 दिसंबर की बात है। 1899 को उलगुलन की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर, रांची के खूंटी, करी, तौरपा, तमाड़, बसिया क्षेत्र में भड़क उठे। विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ गिरजाघरों पर हमला कर दिया। प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, लेकिन बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन भी किया। 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी पर, सैल रैकाब याद रखना, सैल रैकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों अंग्रेजों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारबेस, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हो गई। 3 मार्च 1900 को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीरा केल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर कहाँ है? संथाल पर सिंहभूम जिला में है, वहाँ से उनको पकड़ लिया गया। फिर 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली थी। विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण था भैया खूंटा कट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, बैठ बेगारी प्रथा का प्रचलन करना, मिशनरियों की भ्रामक नीतियाँ, उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना, पुलिस और कानून व्यवस्था से निराशा थी। तात्कालिक कारण था 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम। तो तात्कालिक कारण भी ध्यान में रखना है। विद्रोह के मुख्य उद्देश्य रहे स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था, दिक्कुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त कर उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना और ईसाई धर्म का विरोध करना मुख्य उद्देश्य था इसका। ठीक है। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले? तो 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित किया जाना। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर खुट कट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना और बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध तथा भू राजस्व की दरें निर्धारित करना था। ठीक है। तो हमें लगता है आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है। तो फिलहाल इतना ठीक है। अब आज हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। ठीक है। 1 मिनट। ताना भगत आंदोलन। ताना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना और उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें ताना भगत और उनके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरूख धर्म, कुरूख या उरांव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 1914 से उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश मतलब उरांव के जो देवता थे इनकी आराधना पर बल दिया। पशु बलि, मांस, मदिरा, कुरीतियों के त्याग पर बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी हम नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, कर नहीं देंगे। उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिस कारण उसे 2000 नहीं, उसे 1916 में कारागार में फिर डाल दिया जाता। किसको? जतरा भगत को। प्रायः आदिवासियों द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। उसे जर्मन कैसर बाबा कौन है? तो जतरा भगत का नाम है, याद रखना भाई। वो आगे ताना भगत आंदोलन को देव मनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत ने नेतृत्व दिया अपना। अच्छा, पलामू के राजा थे के समक्ष 4 सूत्री मांगें प्रस्तुत की गई। ठीक है। तो कौन कौन सी मांगें थी? उन्हें स्वशासन दिया जाए,
राजपद समाप्त कर दिया जाए, समानता स्थापित हो जाए, भू राजस्व समाप्त हो जाए। ठीक है, ये 4 डिमांड रखी गई। अच्छा, पलामू के राजा ने उपरोक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगे जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती हैं। दिसंबर 1919 का समय है। इस समय तुरिया भगत, जीतू भगत ने चौकीदारी, टैक्स, जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया। परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीण पड़ने लगा और इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भगतों ने गांधी जी के बारे में सुना था तथा वे यह समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। कौन? ताना भगत। ठीक है, ताना भगतों ने शराब दुकानों पर धरना दिया, सत्याग्रह प्रदर्शन में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा, खादी वस्त्रों को भी अपनाया था। कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। ठीक है, 1940 में क्या हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की भेंट भी दी थी। भैया ये भी ध्यान रखना, कब दिए थे? 1940 का कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, इसके बाद 1857 का विद्रोह है, फिलहाल अब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसके आगे हम कल देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम 1857 की क्रांति से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर ऐसे ही से हम पूरा कवर कर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।